अंतरिक्ष विज्ञान एवं परोक्ष का अनुसंधान। ऑडियो 4। उथल पुथल इन दिनों न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हो रही है, वरन समाज व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। लोगों की आकांक्षाएं और आदतें भी बदल रही हैं। मना स्थिति में अनेक कारणों से उलट पुलट हुई है। फलतः उसकी प्रतिक्रिया और परिस्थितियों में भी चकित कर देने वाला परिवर्तन हुआ है। प्रकृति क्षेत्र एवं धरती का वातावरण भी इससे अछूता नहीं रहा है। मनुष्य का भविष्य अधर में झूल रहा है। भविष्य की संभावना चौराहे पर खड़ी है। वह उत्कर्ष या विनाश की किसी भी दिशा में कदम बढ़ा सकती है। यह बात पृथ्वी के संबंध में भी लागू होती है। वह ऐसे संधिकाल में होकर गुजर रही है जिसमें अपने इस धरातल को विषम विपत्ति में भी फंसना पड़ सकता है। अंतर्ग्रही परिस्थितियों, हलचलों तथा परिवर्तनों का अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्रियों तथा ज्योतिर्विदों का मत है कि विगत कुछ दशकों से अंतरिक्ष जगत में असंतुलन बढ़ता जा रहा है, जिसकी प्रतिक्रियाएं अनेक प्रकार से प्रकट हो रही हैं। यह स्थिति यथावत बनी रही तो अगले दिनों प्राकृतिक विपदाओं, प्रकोपों तथा भयंकर विक्षोभों की महाविभीषिका प्रस्तुत हो सकती है। संभव है कि उसकी चपेट में समस्त संसार को आना पड़े तथा अपना अस्तित्व गंवाना पड़े। उस स्थिति के स्मरण मात्र से रोमांच हो उठता है। भूवैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी के चुंबकत्व में परिवर्तन से संसार में ऐतिहासिक उलट पुलट हुए हैं। असंभव जान पड़ते हुए भी जब उन्हें विदित हुआ कि पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणीय चुंबकीय ध्रुव भी आपस में बदलते रहते हैं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कितनी ही बार उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव में तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी में परिवर्तित होता रहा है। उनके साथ कितनी ही ऐतिहासिक घटनाएं भी घटी हैं। शोध करने वाले विशेषज्ञों का मत है कि 25,000 वर्ष पहले से आज की भूचुंबकत्व तीव्रता 50% कम है। कम होने की रफ्तार बनी रही तो अगली कुछ सदियों में महाप्रलय का सामना करना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड यूफेन का विश्वास है कि ध्रुव परिवर्तन के समय चुंबकीय बल क्षेत्र इतना कम हो जाता है कि उस समय अंतरिक्ष में स्थित वाला एलन बेल्स में सुरक्षा नहीं हो सकती। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का गोलार्ध अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है। यह चुंबकीय क्षेत्र ब्रह्मांडीय घातक किरणों को परावर्तित कर देता है। उस समय जीवधारी सौर आंधियों तथा ब्रह्मांडीय किरणों की दशा पर निर्भर रहते हैं। ध्रुव परिवर्तन से जलवायु व मौसम में भी भयंकर परिवर्तन हो जाते हैं। उसकी चरम परिणति हिम युगों जैसे संकटों के रूप में भी हो सकती है। भूगर्भ शास्त्रियों ने अपने शोध निष्कर्षों में पाया है कि विगत कुछ दशकों से भूचुंबकत्व की तीव्रता में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसा कहा जाने लगा है कि आगामी 200 वर्षों में चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह समाप्त भी हो सकता है, जिससे प्रलय तथा महाप्रलय जैसे संकट भी आ खड़े हो सकते हैं। ध्रुव क्षेत्र के विशेषज्ञ H.N. ब्राउन का अनुसंधान है कि इन दिनों दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ का भार निरंतर बढ़ रहा है। यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो कुछ ही समय में पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी और कहीं से कहीं जा पहुंचेगी। वर्तमान धुरी 7,000 वर्ष पहले बनी थी। अब हिम भार में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण धुरी फिर परिवर्तित हो सकती है। चार्ल्स हैपवुड ने भी इस मत का समर्थन किया है। ध्रुव स्थान बदलते हैं तो उसके कारण धरती का क्रम व्यवस्था में भारी परिवर्तन होता है। अब तक 3 बार ऐसा हो चुका है। इन दिनों ध्रुवों के खिसकने की गति में तेजी आई है। स्थिति फिर ऐसी हो सकती है जिसका प्रभाव पृथ्वी की धुरी बदलने के रूप में सामने आए और उसके फलस्वरूप भारी उथल पुथल मचे। धुरी में राई रत्ती हेरफेर होने पर भयंकर भूकंपों जैसी स्थिति बनती है। जिन्हें भूकंपों का इतिहास विदित है वे जानते हैं कि इस आधार पर पिछले दिनों
कैसे विचित्र दृश्य उपस्थित हुए हैं। चिली भूकंप ने समुद्र तल 1000 फुट ऊंचा उठा दिया था। सन 1950 में हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आया था उसमें चोटियां 100 फुट तक ऊंची हो गई थीं। पृथ्वी का संतुलन बनाए रहने के लिए हिमालय की चोटियों को जिस सीमा में रहना चाहिए उससे वे 600 फुट अधिक ऊंची हो गई हैं। यदि भूकंपों ने उन्हें और भी ऊंचा उठाया तो पृथ्वी का संतुलन डगमगा सकता है और महाद्वीपों को स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। ऐसे अवसरों पर खंड प्रलय जैसे दृश्य उपस्थित होते हैं। वर्ष 1982-83 में जितनी सर्दी पड़ी है उतनी पिछले 100 वर्षों में कभी भी नहीं पड़ी। संभावनाएं हैं कि ऐसी अनियमित अव्यवस्थाओं का दौर आगे भी चलता रहेगा और मौसम अपने सामान्य विधि व्यवस्था का व्यतिक्रमण करके उछल कूद की उलट पुलट की नीति अपनाता रहेगा। इसका कारण खोजने वालों ने कई प्रकार के अनुमान लगाए और कारणों का पर्यवेक्षण करते हुए कई कतिपय निष्कर्ष निकाले हैं। कैलिफोर्निया जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के मौसम विशेषज्ञ रिचर्ड विल्सन का अभिमत है कि सूर्य कलंकों की वर्तमान स्थिति इसके लिए जिम्मेदार है। सन 1989 से इस संदर्भ में एक विसंगति क्रम चल रहा है और वह 1986 तक इसी प्रकार बेतुके ढंग से चलता रहेगा। इस कारण सूर्य की गर्मी प्रायः 1% धरती पर कम आई और उस कारण सर्दी बढ़ी है। पिछले 200-250 वर्ष पूर्व भी ऐसा हो चुका है। सन 1645 से 1715 तक भी इसी कारण यूरोप और अमेरिका में भयानक ठंड पड़ी है और उन दिनों उसे मिनी हिमयुग कहा जाने लगा था। बिगड़ा संतुलन उस समय तो सध गया था, पर जब भूत ने घर देख लिया तो फिर कभी भी छप्पर से कूदकर आंगन में आ धमक सकता है। सन 1982 के मार्च अप्रैल महीनों में मैक्सिको का अल चिनोन ज्वालामुखी फटा था। इसका मलबा असाधारण था। वह आसमान में 30 किलोमीटर ऊंचा उछल गया। इतनी ऊंचाई पर चलने वाली हवाओं ने उसे पकड़ लिया और उत्तरी गोलार्ध के एक बड़े भाग पर उस धूलि को बिखेर दिया। उससे धूप के पृथ्वी तक आने में रुकावट उत्पन्न हुई। उस कमी के कारण ठंड का अनुपात बढ़ गया। माउंटेन न्यू के नासा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक ब्रायन ट्रन का कथन है कि यह प्रभाव अभी देर तक बना रहेगा। ठीक ऐसा ही घटनाक्रम अब से 150 वर्ष पूर्व और भी घटित हो चुका है। सन 1816 में यूरोप में ठंडे मौसम के कारण फसल को पाला मार गया था और उत्तर पूर्व अमेरिका में जून से अगस्त तक बर्फ गिरी थी, जबकि उन दिनों उस क्षेत्र में गर्मी पड़ा करती थी। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण उन दिनों इंडोनेशिया के तंबोरा ज्वालामुखी से हुआ भयंकर विस्फोट था। उस शताब्दी का यह अपने ढंग का अनोखा विस्फोट था। उससे भी ऐसी ही धूलि उछाली थी। फलतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखता था। चंद्रमा पीले के स्थान पर नीला दिखने लगा था। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इस बदलते मौसम का एक और कारण बतलाया है। उसने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके विशेषज्ञों का कथन है कि जिस प्रकार पृथ्वी और सूर्य के परिक्रमा चक्र में दूरी और समीपता के कारण सर्दी गर्मी का मौसम बदलता है, ठीक उसी प्रकार अपना सूर्य भी महासूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। उसकी कक्षा भी पृथ्वी जैसी चपटी है। इस कारण इसी में अंतर पड़ता है। इसका सौरमंडल के ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। पिछले 5000 वर्षों में पृथ्वी समेत सौरमंडल अंतर्ग्रही परिभ्रमण पथ की उष्णता परिधि में रह रहा है। अब वह सर्दी के दौर में प्रवेश कर रहा है। फलतः ठंडक बढ़ रही है। इन दिनों सूर्य की क्रियाशीलता अधिकतम है। इन्हीं दिनों पृथ्वी के वातावरण में धूमकेतुओं का प्रवेश हो रहा है। इन परिस्थितियों का धरातल पर मनुष्य आदि प्राणियों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।
खगोलविद फ्रेड हाइल ने पुरातन अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जब कभी ऐसी परिस्थितियां आई हैं तब महामारियां फैली हैं। धूमकेतुओं की समीपता से पृथ्वी के वातावरण में भारी परिवर्तन होता है। प्रकाश की लंबी रेखा बुहारी की तरह पूंछ वाला यह तारा कभी आकाश में दिखाई दे जाता है तो भारतवर्ष ही नहीं सारे विश्व में बेचैनी फैली जाती है। यह तारा, जिसे धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं, अशुभ और अनिष्ट का सूचक समझा जाता है। जब भी यह निकलता है लोग युद्ध, अकाल, महामारी जैसी आशंकाओं से भयभीत हो उठते हैं। पुच्छल तारा मानव जाति के लिए व्याधि और विनाश का प्रतीक माना जाता है। यह पुच्छल तारा साधारण मनुष्यों के लिए ही भय और आश्चर्य का विषय नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने भी उसे बड़े कुतूहल की दृष्टि से देखा। अनेक वैज्ञानिक उसकी विशद जानकारी करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। प्रसिद्ध खगोलविद न्यूटन, जिनका मस्तिष्क पिंडीय जगत में सदैव भ्रमण किया करता था, गुरुत्वाकर्षण जैसा सिद्धांत उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने धूमकेतुओं के अनेक आश्चर्यों की खोज की। टाइको ब्राहे और डॉक्टर हेली ने धूमकेतु ताराओं का विशेष अध्ययन किया और कहा, प्रकृति के अनेक रहस्यपूर्ण कर्तव्यों में से एक यह धूमकेतु भी है। इसकी आकृति, प्रकृति, गुण, कर्म और निवास विश्राम के ऊपर वैज्ञानिकों ने काफी कार्य किया है एवं अलग अलग रूपों में अपने निष्कर्ष दिए हैं। पुच्छल तारों को उनकी शानदार पूंछ के कारण धूमकेतु कहते हैं। अब धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है तब उसकी पूंछ प्रकट होती है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक धूमकेतुओं को ध्रुवीय प्रकाश, बादल और बिजली की तरह वायुमंडल की घटनाएं समझते थे। अधिकांश वैज्ञानिक इसे हानिकारक वाष्प का बादल मान बैठे थे। समय समय पर वैज्ञानिक जैसे डेनिस, केपलर आदि इसका अध्ययन करते रहे, किंतु पूर्णतया अपने अभियान में सफल नहीं रहे। आकाश में धूमकेतुओं के प्रकट होने की पुरानी सूची का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक एडमंड हैली ने सबसे प्रथम समझा कि धूमकेतु सौरमंडल के स्थायी निवासी हैं। उन्होंने कहा कि धूमकेतुओं के प्रकट होने की अवधि लगभग एक समान अर्थात 76 वर्ष है। अस्तु उन्हीं के सम्मान में इसका नाम हैली दे दिया गया। हैली का धूमकेतु ज्योतिर्विज्ञान से ज्ञात इतिहास में सन 1758, 1834 तथा 1910 में दिखाई पड़ा था। बंगलौर में स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी भट्टाचार्य के अनुसार संस्थान के केंद्र कैवलट में 30 इंच का एक दूरवीक्षण यंत्र लगाया जाएगा। 24 इंच का मिडट टेलीस्कोप, स्मिडट टेलीस्कोप आदि यंत्रों द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक और पैस्पेक्ट्रोकोटोमीट्रिक प्रणाली का प्रयोग कर प्रक्षेपात्मक अध्ययन किया जाएगा। कोडाई के नाल वेधशाला में उच्च क्षमता वाले वर्ण क्रमाभापी का उपयोग कर धूमकेतु के सिर का अध्ययन किया जाएगा। नियमित फोटोग्राफी लेकर धूमकेतु के दैनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकेगा। यह सन 1984 मई माह से ही खगोलविदों की प्रेक्षण सीमा में आ गया है। धूमकेतु की बाह्य रेखाएं स्पष्ट न होकर धुंधली होती हैं। उसके भीतर ठोस नाभिक होता है तथा नाभिक गैसों के आवरण द्वारा घिरा रहता है। धूमकेतु का सिर यही गैस युक्त आवरण होता है। धूमकेतु का ठोस भाग अर्थात नाभिक अवाष्पीशील पदार्थ तथा हिमखंडों से विनिर्मित होता है। इन हिमखंडों में जमी हुई गैसों जैसे कार्बन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा अन्य विषैले पदार्थ धूम्रावस्था में रहते हैं। धूमकेतुओं की उत्पत्ति के संबंध में अभी दुनिया के वैज्ञानिक एकमत नहीं है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक अरस्तु का कहना है कि जो गैसीय पदार्थ पृथ्वी से निकलकर समस्त वायुमंडल में फैल जाता है वही धूमकेतु की आकृति धारण कर लेता है। एक और तथ्य की जानकारी वैज्ञानिकों को हुई है कि धूमकेतु स्वयं में कोई प्रकाश नहीं रखता, अपितु चंद्रमा की भांति सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है।
इन धूमकेतुओं के बनने के और भी अनेकानेक कारण पाए गए हैं। सर्वप्रथम सन 1577 में डेनमार्क के नामी खगोलज्ञ टाइको ब्राहे ने बताया कि धूमकेतु करोड़ों मील के विस्तार से सौरमंडल में प्रवेश करते हैं। एक और विशेषज्ञ लटन का मत है कि जब सूर्य अंतर ताराकीय धूलि तथा गैस में से निकलता है तो उनके संघनन से धूमकेतु का निर्माण होने लगता है। श्री J.H. उर्ट, जो हॉलैंड की लेइडन वेधशाला में कार्यरत थे, का अभिमत रहा है कि किसी समय मंगल और बृहस्पति के परिक्रमा मार्ग में यह ग्रह था, किन्हीं बाह्य शक्तियों के दबाव के कारण तितर बितर हो गया। उसके 5% टुकड़े सौरमंडल की ओर चलते बने। इन्हीं ने धूमकेतु का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। वर्तमान में धूमकेतुओं की संख्या 1014 नील की आंकी गई है।